जी, ये नेक्स्ट डेफिनेशंस हैं, इनके नाम है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। ये दोनों डेफिनेशंस बहुत अहम हैं और जो डेफिनेशंस इसके बाद भी हम देखेंगे वो बहुत अहम है। तो नाम से भी ज़ाहिर हो रहा है कि नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में प्रोबेबिलिटी का इस्तेमाल नहीं होगा। ऐसी सैम्पलिंग यानी पॉपुलेशन में से सैंपल के तौर पर जो एलिमेंट्स दिए जाते हैं, उन एलिमेंट्स की सिलेक्शन में जब प्रोबेबिलिटी का इस्तेमाल ना किया जाए तो हम कहेंगे नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की जा रही है। लेकिन जब सैम्पलिंग की जा रही हो और प्रोबेबिलिटी का इस्तेमाल किया जा रहा हो, यानी प्रोबेबिलिटी की बेस पर सैम्पलिंग की जा रही हो, उस सैम्पलिंग में प्रोबेबिलिटी का इस्तेमाल किया जा रहा हो, तो वो सैम्पलिंग कहलाएगी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। जो बात मैंने कर दी है आपके लिए इतनी भी मुनासिब है, लेकिन इनमें थोड़ा सा फिर भी देख लेते हैं कि भाई इनमें क्या इसमें फ़र्क है। सपोज़ कीजिए मेरे पास एक क्लासरूम है जहाँ पर स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स की एक पॉपुलेशन है, 5 स्टूडेंट हैं। मैं उनके नाम खुद से ए बी सी डी और ये ई, बच्चों के नाम तो जो भी होते हैं मैं उन्हें ABCD सपोज कर रहा हूँ। मैं यहाँ से एक सैंपल लेना चाहता हूँ। फ़र्ज़ करिए मैंने 2 बच्चों का सैंपल लेना है और मैं अपनी मर्ज़ी इस्तेमाल करता हूँ। तो मैंने स्टूडेंट बी को सैंपल में शामिल कर लिया और डी को कर लिया। ये जो क्योंकि मैंने अपनी मर्ज़ी के यहाँ से स्टूडेंट्स को यहाँ सैंपल में इंक्लूड किया है, शामिल किया है, तो ये सैम्पलिंग कहलाएगी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। यानी मैंने अपनी पर्सनल जजमेंट की बेस के ऊपर स्टूडेंट्स को यानी पॉपुलेशन के एलिमेंट्स को सैंपल में शामिल किया है, यानी मैंने प्रोबेबिलिटी का कोई इस्तेमाल यहाँ पर नहीं किया है। इसको पढ़ते हैं। Non-probability sampling. The sampling is said to be non-probability sampling when the procedure of selecting the elements from population is not based on probability. Probability के बेस पर नहीं है, not based on probability, but personal judgment. Personal means ज़ाती, judgment राय यानी मर्जी, ज़ाती मर्जी। पर्सनल जजमेंट इज इन्वॉल्व्ड, वो शामिल होती है, ज़ाती मर्जी ज़ाती राय शामिल होती है इन सिलेक्शन। तो एलिमेंट्स की सिलेक्शन में पर्सनल जजमेंट इन्वॉल्व होती है, ये कहलाएगी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। तो अब है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। किसी बंदे ने ये कोशिश नहीं करनी कि वो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की इस डेफिनेशन से वो डेफिनेशन बनाने की कोशिश करें। इस डेफिनेशन को आप अलग से याद करेंगे। नाम बज़ाहिर ये लग रहा है कि ये उल्ट होगी, हैं उल्टी, लेकिन हमने प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की डेफिनेशन को जो ये लिखी है उसको एज इट इज़ याद करना है, दोनों को अलग से याद करना है। अब आते हैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। इसकी मिसाल मैं आपको यूँ दूंगा। फ़र्ज़ कीजिए कि अब मैंने इन सब नामों को कागज़ की पर्चियाँ बनाई और एक पर्ची के ऊपर ए को लिख दिया, दूसरी एक और पर्ची बनाई, मैंने कागज़ की पर्चियाँ बनाई, बी लिख दिया, सी, यानी 5 पर्चियाँ बनाई हैं और 5 पर्चियों पर एक पर ए, एक पर बी, सी, डी सर लिख दिए। पर्चियाँ बंद की, वहाँ से एक पर्ची उठाई। अब मैं बोलूँगा कि सैंपल के अंदर पहली पर्ची उठाऊंगा, जो एलिमेंट आएगा वो मैं यहाँ सैंपल में उसको शामिल करूँगा। अब देखिए, अब जो सैंपल के अंदर पहला एलिमेंट आएगा ना, वो मेरी मर्ज़ी से नहीं आएगा, यानी उसमें किसी स्टूडेंट को कोई एतराज़ नहीं है। यहाँ पर एतराज़ कर सकते हैं कि भाई आपने बी और डी को ले लिया, ए एतराज़ कर सकता है कि भाई आपने हमें शामिल नहीं किया। लेकिन इस जो तरीका आएगा इसमें होगा कि जब नाम आप पर्चियों में लिखेंगे तो 2 पर्चियाँ उठा लीजिए बारी बारी। एक पर्ची उठाएंगे तो मिसाल बी का नाम आ गया, सी का भी आ सकता है, डी का भी आ सकता है, ई का भी, ए का भी आ सकता है। तो ये जो प्रोबेबिलिटी है, ये जो सैम्पलिंग है, इसको कहते हैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी क्यों कहते हैं? इसलिए कि इधर हर बंदे की सैंपल के अंदर शामिल होने की जो प्रोबेबिलिटी है, जो इम्कान है, वो बराबर का इम्कान है। अब देखिए 5 चीज़ें अगर हों और एक पर्ची उठाई जाए तो हर एक बंदे का बराबर इम्कान है। और क्या इम्कान है? वो प्रोबेबिलिटी क्या है? वो प्रोबेबिलिटी है 1/5। तो ए की प्रोबेबिलिटी भी 1/5 है। पहला एलिमेंट जब हम लेना चाहेंगे, पहली पर्ची उठाएंगे तो सबका बराबर इम्कान है और ये प्रोबेबिलिटी है उनकी। अच्छा, अब ये 1/5 क्यों है? क्योंकि कुल चीज़ें 5 हैं, इसके नीचे 5 आ रहा है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जिस तरह वो डाई वाले क्वेश्चन में आपको बताया था कि जो लूडो में आप डाई इसका इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पर हर डॉट्स की बराबर प्रोबेबिलिटी है, और वो प्रोबेबिलिटी क्या थी? वो थी 1/6।
यानी सिंगल डॉट आए, एक डॉट आएगा वो प्रोबेबिलिटी है, दो डॉट आएंगे तभी प्रोबेबिलिटी है, तीन डॉट आएंगे प्रोबेबिलिटी यही है, क्योंकि 6 के 6 डॉट्स होते हैं, वो 6 तरह के ऑप्शन जो होते हैं सबके बराबर इम्कान है। अच्छा, अब बहरहाल यहाँ पर इसका 1/5 है, तो यानी प्रोबेबिलिटी का इस्तेमाल हो रहा है, तो ये अमल कहलाता है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। अच्छा, मैं इसकी डेफिनेशन को पढ़ता हूँ, लेकिन रियल लाइफ में ये प्रैक्टिकली हम ऐसा नहीं करते हैं कि ये नाम हम पर्चों पर लिखें, उसका एक तरीका और होता है। कॉन्सेप्चुअली तो यही बात है जो मैंने आपको बता दी है। डेफिनेशन याद करने के लिए इतना आपको लोग काफ़ी है कि भाई प्रोबेबिलिटी का यहाँ इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन अमली तौर पर हम ये करते हैं कि इन सब लोगों को एक सीरियल नंबर देते हैं। वो एक हायर लेवल पर आप देखेंगे कि जिन लोगों में से सैंपल लेना होता है ना, जिन चीज़ों में से, उन सबको एक सीरियल नंबर देते हैं। इसको ये नंबर 1 दे दिया, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 और इसको नंबर 5 दे दिया। तो पॉपुलेशन की सारी चीज़ों को एक एक नंबर देते हैं। अब रैंडम नंबर टेबल होता है वहाँ पर, उस रैंडम नंबर टेबल की मदद से और इन नंबरों की मदद से हम सैंपल लेते हैं। अब मज़ीद उसकी मैं गहराई में नहीं जाऊँगा, टाइम शॉर्ट होता है। इतना ही काफ़ी है कि रियल वर्ल्ड में या जब हम रियल लाइफ में हम सैंपल लेते हैं ना, तो फिर उससे ये ऐसा नहीं है कि आप पर्चियों पर नाम लिखना शुरू कर दें, वो एक मुश्किल काम समझा जाता है। उसकी निस्बत ये जो काम है पॉपुलेशन के एलिमेंट्स को सीरियल नंबर देना और रैंडम नंबर टेबल का इस्तेमाल करके सैंपल लेना, वो एक तरीका होता है। वो अभी आपको उसकी ज़रूरत नहीं है इस बात में जाने की। अच्छा, अभी डेफिनेशन पढ़ते हैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की जी। यहाँ पर आ रही है when each and every element of the population के हर एलिमेंट को has a known probability, known मीन मालूम होती है, probability उसकी मालूम होती है हमें, of being selected in the sample के अंदर वो एलिमेंट आएगा, उस चीज़ की probability हमें मालूम होती है। जिस तरह मुझे इन सब की probability मुझे पता है कि जब जो पहला स्टूडेंट आना है उसमें इन सब की probability ये है। तो अच्छा जी, known probability of being selected in the sample, then sampling is said to be probability sampling। अच्छा जी, ये अब याद कीजिएगा, एक बात याद रखिए, probability sampling यहाँ ये डेफिनेशन है। इससे पिछले पेज पर एक और डेफिनेशन है, इसका नाम है रैंडम सैम्पलिंग। ये पेज नंबर 80 के ऊपर है, रैंडम सैम्पलिंग। तो याद रखिए, रैंडम सैम्पलिंग और प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग वो एक ही चीज़ है। पेपर में रैंडम सैम्पलिंग आए तब ये लिखेंगे आप, किताब वाले ने वो मुख्तलिफ करके बनाई हुई है एडिंग्स, हालांकि जो नीचे डेफिनेशन लिखी है वो सेम लिखी हुई है, ये मिलती जुलती है, यानी मतलब उसका एक बनता है। तो हमने ये जब पेपर में रैंडम सैम्पलिंग आए तो सारी पहली लाइन बिल्कुल ऐसे लिखेंगे आप, दूसरी लाइन में एंड पर जाकर आपने प्रोबेबिलिटी की जगह लिख देना है रैंडम सैम्पलिंग। ठीक है जी, ये हो गई आपकी, यानी इस डेफिनेशन से या आपने रैंडम सैम्पलिंग की डेफिनेशन बना लेनी है। फिर एक और डेफिनेशन है हमारे पास, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग भाई ऐसी सैम्पलिंग जिसमें पॉपुलेशन के एलिमेंट्स की सैंपल में आने की प्रोबेबिलिटी एक तो मालूम हो और वो फिर वो प्रोबेबिलिटी बराबर हो, सारे एलिमेंट्स की प्रोबेबिलिटी बराबर हो। जिस तरह अभी यहाँ पर ये सिंपल रैंडम सैम्पलिंग भी होगी, क्योंकि हर एक की प्रोबेबिलिटी एक तो हमें मालूम है कि ये है और सबकी प्रोबेबिलिटी ये है, यानी बराबर है सबकी प्रोबेबिलिटी, तो ये सैंपल सिंपल रैंडम सैंपल भी होगा। तो यानी आपने ये करना है कि जो डेफिनेशन आपने ना प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की याद करेंगे, इसी डेफिनेशन में आप एक लफ्ज़ इक्वल का इजाफा कर लीजिएगा। इक्वल का इजाफा करने से आपकी ये डेफिनेशन जो है ये बन जाएगी, ये जी इससे पिछले पेज के ऊपर है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, ये वो बन जाएगी। तो मैं अब ये करता हूँ कि सिंपल रैंडम सैम्पलिंग की डेफिनेशन को यहाँ जाकर पढ़ता हूँ, और कैसे पढ़ूंगा आप उसको फिर लिख लीजिएगा। आपने ये डेफिनेशन बाकायदा कॉपी पर अलग से लिखनी है, ठीक है जी। तो आप लिखेंगे व्हेन ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ द पॉपुलेशन हैज़ नॉन इक्वल, ये इक्वल का लफ्ज़ फिर आप डाल देंगे उस सिंपल वाले में। तो ये मैं एक बात आपको बताऊं कि जिस डेफिनेशन में सिंपल का लफ्ज़ आएगा ना, सिंपल का लफ्ज़ जहाँ भी आए, इससे ऊपर भी सिंपल आ रही है, ये दोनों डेफिनेशन में सिंपल की वजह से करके उस डेफिनेशन उस चीज़ की डेफिनेशन में आपने इक्वल का लफ्ज़ लाजमी लिखना है। अच्छा, नॉन इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग सिलेक्टेड इन द सैंपल देन सैम्पलिंग इज सेड टू बी। अब फिर आप जारी बात है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग तो नहीं लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की डेफिनेशन तो ये थी ना, हमने इक्वल जब डाला है तो फिर ये डेफिनेशन हमारी है वो नहीं रही। ये यहाँ ये मैंने अंडरलाइन किया है, इस अंडरलाइन चीज़ की जगह पर आपने फिर लिख देना है ये अपना पीछे वाला ये सिंपल रैंडम सैम्पलिंग वाला नाम,
जो इससे पहले पेज पर मौजूद है। तो यानी सिंपल रैंडम, सिंपल की वजह से करके हमने सिंपल रैंडम सैम्पलिंग की डेफिनेशन में के लिए यहाँ पर इक्वल का लफ्ज़ डालना और ये बना लेनी है। अच्छा, फिर आती है ऊपर है सिंपल रैंडम सैंपल। ये थी सिंपल रैंडम सैम्पलिंग और ये सिंपल रैंडम सैंपल। तो सैम्पलिंग एक अमल है और सैंपल खुद एक चीज़ है। तो सैम्पलिंग की मदद से सैंपल मिलता है। तो इस चीज़ की बुनियाद पर हमने याद करनी है। इधर आप ये करेंगे भाई, सिंपल रैंडम सैंपल में भी आपने डेफिनेशन यही लिखनी है, इसी से काम चलाना है। लेकिन देखिए इस डेफिनेशन में सिंपल का लफ्ज़ आ रहा है, तो सिंपल की वजह से करके इसकी डेफिनेशन में भी आप यहाँ इक्वल लिखेंगे। लेकिन करेंगे ये कि व्हेन ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ द पॉपुलेशन हैज़ नॉन इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग सिलेक्टेड इन द सैंपल, देन अब सैम्पलिंग नहीं कहेंगे, आप इसको कहेंगे देन सैंपल इज सेड टू बी, क्योंकि सैम्पलिंग एक अमल, इस डेफिनेशन का सैम्पलिंग था तो यहाँ सैम्पलिंग आ रहा है। आपकी वो डेफिनेशन का नाम सैम्पलिंग नहीं है बल्कि वो रैंडम सैंपल है। तो आपने फिर कर देना है यहाँ पर सैम्पलिंग नहीं बल्कि कर देंगे देन सैंपल इज सेड टू बी, आप कर देंगे सिंपल रैंडम सैंपल। आप इस अंडरलाइन चीज की जगह पर लिख देंगे सिंपल रैंडम सैंपल। अच्छा, ये तो मेरे ख्याल से यहाँ मुकम्मल हो गई हैं इस चैप्टर की डेफिनेशंस। एक रह गई है यहाँ पर स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। स्ट्रैटिफाइड का हमारे काम में कोई इस्तेमाल नहीं था अभी, इस पे बुक में हमारा कोई क्वेश्चन नहीं था, लेकिन इसमें फिर भी देख लेता हूँ। स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप जिस पॉपुलेशन में से सैंपल लेना चाहते हैं वो पॉपुलेशन जो होती है वो उसके अंदर ग्रुप्स होते हैं। मिसाल के तौर पर आपको मैं कहूँ कि आप ज़िला अटक में से सैंपल लीजिए 200 घरों का। तो ज़िला अटक में आपको पता है कि शहर भी शामिल हैं, गांव भी शामिल हैं, मतलब दरमियाने एरिए भी हैं, मोहल्ले भी हैं। तो आप फिर ये नहीं करेंगे कि 200 घरों का सैंपल कॉलोनी में से ले लें, वो तो फिर गांव की नुमाइंदगी नहीं करेंगे। गांव में से अगर 200 सैंपल ले लें वो शहर की नुमाइंदगी नहीं करेंगे। तो वो ये कहते हैं कि क्योंकि पॉपुलेशन जो हमारी ये है, जो ज़िला अटक है, इसमें ग्रुप्स हैं, तो हमें ये चाहिए कि जो 200 का सैंपल लेना है वो सारे का सारा एक जगह से न लें, बल्कि उसमें से कुछ एलिमेंट्स 200 में से कॉलोनी में से ले लें, कुछ शहर में से ले लें, कुछ गांव में से ले लें, कुछ महलों में से ले लें। यानी वो जो ग्रुप्स हैं उन सब ग्रुपों में से सैंपल को थोड़ा थोड़ा करके लें। तो ऐसी सैम्पलिंग को कहते हैं स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। तो ये पढ़ते हैं जी, इसमें कह रहे हैं इन अ स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग द पॉपुलेशन इज फर्स्ट डिवाइडेड इनटू सब ग्रुप्स। जो पॉपुलेशन होगी वो ग्रुपों में तकसीम होगी। तो एक ग्रुप को कहते हैं सब ग्रुप। तो यानी कॉलोनी एक सब ग्रुप है, महल्ला एक और सब ग्रुप है। अच्छा, सब ग्रुप्स कॉल्ड स्ट्रेटा। कह रहे हैं जो ग्रुप्स होंगे ना, इन ग्रुप्स, ये ग्रुप्स हैं, यानी एक ग्रुप, दूसरा ग्रुप, तीसरा ग्रुप, तो ग्रुप्स जो होंगे उनको हम कहेंगे स्ट्रेटा। एंड अ रैंडम सैंपल इज टेकन फ्रॉम ईच स्ट्रेटम। ईच स्ट्रेटम, अच्छा, ये जो सिंगल ग्रुप होगा ना जी, एक ग्रुप को कहते हैं स्ट्रेटम और एक से ज़्यादा ग्रुपों को कहते हैं स्ट्रेटा। यानी ये जो स्ट्रेटम है ना, स्ट्रेटम की प्लूरल, स्ट्रेटम की जमा जो है वो स्ट्रेटा होती है। जिस तरह एक लड़का होगा तो आप उससे बोलेंगे बॉय, और एक से ज़्यादा होंगे तो बॉयज़। तो इस तरह से एक ग्रुप को कहते हैं स्ट्रेटम। तो जब आप स्ट्रेटम की जमा यानी ग्रुपों की जमा इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर स्ट्रेटा बोलेंगे। इसीलिए उस बंदे ने ग्रुप्स के बाद लिखा था ग्रुप्स कॉल्ड स्ट्रेटा। एंड फिर यहाँ पर कह रहा है कि ईच मीन यानी सिंगल के लफ्ज़, सिंगल में आप स्ट्रेटम का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे फिर हम।